नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं की क्लास में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए कि जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद जी सुंदर बात कहते कि यदि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वही सही शिक्षा है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट माता सरस्वती की प्रार्थना कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद कल मैंने आप लोगों को वीडियो के अंतर्गत एक पेपर स्टाइल बताई थी। यदि मानो कि कोई बच्चे कल नहीं जुड़ पाए तो एक बार पुनः इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वो पेपर स्टाइल है जो आपकी परीक्षा के अंतर्गत जून महीने में जब आपकी एग्ज़ाम होगी 11वीं की तो आएगी। साथ ही आप लोगों को पुनः एक बार बता दूं कि 7वां लेसन भारतीय अर्थतंत्र पेज नंबर 76 पेज पर है, वहाँ से मैंने चालू किया है। आप लोगों के कुल टोटल 11 लेसन हैं। 7वें लेसन के अंतर्गत मैंने उन लेसनों को ही इसमें शामिल किया है जो आप लोगों की 12वीं की परीक्षा के अंदर भी काम आवे और 11वीं में भी काम आवे। उसके अंतर्गत हमने कल 77 पेज पर प्राचीन भारत की जो स्थिति है, प्राचीन भारत कौन कौन सी वस्तुओं की आयात निर्यात करता था, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब प्राचीन भारत के जो 3 ढांचे हैं उसमें पहला ढांचा है रोजगार का ढांचा। तो प्राचीन भारत कृषि प्रधान देश है। प्राचीन भारत कृषि प्रधान देश था, इसके बावजूद भी प्राचीन भारत कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त उद्योगों की दृष्टि से भी समृद्ध था, ऐसा माना जाता है और मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा सर? तो कि जो इतनी सारे देश के लोग, इतनी सारी प्रजाएं भारत में आई थी, तो भारत में कुछ तो ऐसा था कि जिन लोगों को विदेशों से अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन फिर भी प्राचीन भारत के रोजगार के ढांचों को 3 भागों में बांटा जाता है। ये टॉपिक आप लोग 10वीं में भी पढ़ गए और 11वीं में भी पढ़ रहे हो और 12वीं में भी शायद पढ़ोगे। तो उसमें 3 बातें आती, एक कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा राष्ट्रीय आय। अथवा तीसरा जो मुद्दा है उसके अंतर्गत आप लोगों को रोजगार का ढांचा है, उसमें कृषि है, उसके बाद उद्योग है और तीसरा है सेवा। तो कृषि की मैं बात कर रहा हूँ तो कृषि 2 आप लोगों को रोजगार का ढांचा 3 अंकों में लिखना है। तो रोजगार का ढांचा आप लोग लिख सकते कि प्राचीन भारत कृषि प्रधान देश था और उसका रोजगार का ढांचा 3 भागों में बटा है, एक कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा। तो कृषि के अंतर्गत के 3 मुद्दे कैसे लिखने कि भारत की कृषि खूब वैविध्यपूर्ण और समृद्ध थी, पहला मुद्दा। दूसरा, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबी थे, मतलब कृषि के कारण ग्रामीण लोग स्वावलंबी थे। तीसरा, ग्रामीण आबादी या तो जनसंख्या आवश्यकता की सभी वस्तु, खासकर कौन, तो कि अनाज, सब्जी, फल, कपड़ा, जूता, पशुपालन, ये सब कृषि के अंतर्गत ही उत्पादन किया जाता था और जिसके कारण उसका जो जीवन था वो सुखाकारी जीवन था। 3 मुद्दे कृषि में बने, एक खूब समृद्धता, दूसरा स्वावलंबी
और तीसरा वो कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करते थे। उसी क्रम में दूसरा मुद्दा है उद्योग। तो इतिहासकार टी राय चौधरी वो लिखते हैं भारत के उद्योगों के बारे में क्या, तो कि 19वीं सदी से पूर्व भारत औद्योगिक उत्पादनों करने वाला अग्रसर देश था। मतलब पहला मुद्दा कि भारत के उद्योगों के बारे में टी राय चौधरी लिखते हैं कि 19वीं सदी के पूर्व भारत औद्योगिक उत्पादनों का मुख्य देश माना जाता है। दूसरा कौन कौन सी वस्तुओं का, तो कि मुख्य रूप से सूती कपड़ा, मलमल के कपड़े का भारत निर्यात करता था और साथ ही कच्चा रेशम, गर्म कपड़े, शॉल, ताड़पत्री, मूर्तियाँ और नील जैसी वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात किया जाता था। मतलब दो मुद्दे, एक प्राचीन भारत के अंतर्गत टी राय चौधरी क्या लिखते हैं कि 19वीं सदी के अंतर्गत भारत औद्योगिक उत्पादनों का देश था और कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। तीसरा सेवा के बारे में जो मुद्दे लिखने के लगभग 600 ईस्वी सन प्राचीन भारत में विभिन्न चिन्ह वाले सिक्के बनाए जाते थे, पहला मुद्दा। दूसरा, इस समय में विभिन्न प्रकार के व्यापारिक गतिविधि और शहरी विकास हेतु चिन्ह चिन्ह काम किया जाता था। मतलब आपका पहला मुद्दा कि सेवा के क्षेत्र में 600 के अंतर्गत सिक्के बनाए जाते थे। उसके बाद आगे का मुद्दा, यदि आप बनाते हो तो उसके अंतर्गत राज्य की एकता और सामर्थ्य, सैन्य सुरक्षा के कारण उत्पादन और व्यापार में असाधारण वृद्धि भी दर्ज हुई थी। और तीसरा मुद्दा उसके उदाहरण कि लोथल में पाई गई नगर सभ्यता या तो मोहजेदड़ो में पाया गया नगर आयोजन इसके श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। मतलब पहला मुद्दा हमने प्राचीन भारत का देखा, रोजगार का ढांचा वो 3 भागों में बटा है, कृषि, उद्योग और सेवा। अब दूसरा मुद्दा देख रहे हैं हम, राष्ट्रीय आय। तो इसमें आप लोगों को भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी उसके बारे में आप लोगों को लिखना रहेगा। तो उसके 2 अंकों में पूछे कि प्राचीन भारत की राष्ट्रीय आय समझाओ। तो सबसे पहले आर्थिक इतिहासकार अंगुश मेडिसिन विदेशी अर्थशास्त्री है, वो ये कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थतंत्र था। मौर्य राजा के समय भारतीय अर्थतंत्र में अनेक महत्वपूर्ण विकास लक्षी निर्णय किए गए और ऐसा समय था कि जब संपूर्ण भारत किसी एक ही राजा के आधिपत्य में था। मतलब एक मेडिसिन ये लिखते कि भारत विश्व का बड़ा अर्थतंत्र था और दूसरा कि वो किसी एक राजा के अंदर में ही काम किया जाता था। आगे तीसरा मुद्दा, 16वीं सदी में मुगल शासन दौरान भारतीय अर्थतंत्र में विश्व की कुल आय की लगभग 25 आय भारत के पास थी। मतलब उस समय विश्व की कुल आय का 25% आय का हिस्सा मुगल शासन में भारत में था 16वीं सदी में। 17वीं सदी के अंत तक मुगल शासन का विकास हुआ। दक्षिण एशिया का 90% शासन मुगलों के अधीन हो गया और उसके कारण समान कर और चुंगी की पद्धति लागू की। मुगल मतलब मुस्लिम जो मतलब शासन आया उसके अंतर्गत। सन 1700 में औरंगजेब के शासनकाल में भारत की राष्ट्रीय आय 10 करोड़ पाउंड, वर्तमान में 1 पाउंड का जो कीमत है वो 80 रुपये है और वो पाउंड मतलब 10 करोड़ पाउंड जितनी हो गई। और उसके बाद विदेशी प्रजा का व्यापार के संदर्भ में भारत में आगमन हुआ और इस प्रकार भारत के तमाम क्षेत्रों में स्वर्ण के लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम जो देखने वाले हैं आगे के वीडियो में वो है स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थतंत्र की स्थिति। उसमें अलग अलग उद्योगों का परिचय हम प्राप्त करेंगे, लेकिन वो परिचय हम इसके बाद के वीडियो के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने अंत तक जो वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंक्वायरी, कोई भी प्रकार की जानकारी या तो कोई भी प्रकार की आपत्ति या समस्या है तो आप मेरा संपर्क नंबर है 9825581539 नंबर पर आप फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना है, फ़ोन करना रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा है इसलिए। और यदि फिर भी कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप बेझिझक फ़ोन कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।